नमस्कार। आज फिर से उत्तराखंड की क्लास, तीसरी क्लास आज है। कल हमने अल्मोड़ा से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो पढ़े थे। आज सारे अवशेष ख़त्म ही हैं। ठीक है, आज की क्लास में सारे अवशेष ख़त्म हो जाएंगे। तो आज है चमोली से प्राप्त अवशेष। ठीक है, अब ये अवशेष क्या है आपको पता ही है कि ये प्रागैतिहासिक काल का इतिहास लिखा नहीं गया, वहाँ की जानकारी देते हैं हमें। ठीक है, उस काल की हमें क्या देते हैं, ये जानकारी देते हैं। तो अवशेषों के आधार पर हम अपना इतिहास का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो चमोली से प्राप्त अवशेष में पहला अवशेष है ग्वारखा गुफा। ठीक है, ग्वारखा गुफा है। यह शैलचित्र डुंगरी गांव में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। डुंगरी गांव पड़ता है चमोली में और वहाँ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है ये शैलचित्र। कौन सा? ग्वारखा गुफा। ग्वारखा गुफा, जैसे उडियार लिखा था अल्मोड़ा में, उडियार माने गुफा ही होता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर सीधा ग्वारखा उडियार नहीं लिखा, ग्वारखा गुफा ही लिखा है। ठीक, और अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है ये शैलचित्र डुंगरी गांव में, चमोली में। ठीक, गोरखाओं ने यहाँ लूट का माल छिपाया था, इस कारण से ग्वारखा गुफा कहते हैं। यह एक मान्यता है, केवल अगल बगल के जो गांव वाले हैं उनके द्वारा ये मान्यता है। ग्वारखा गुफा क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि गोरखा लोगों ने आक्रमण किया उत्तराखंड पर और गढ़वाल को भी जीता, कुमाऊँ को भी जीता था। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे कहते हैं कि लूट का सामान, खूब लूटपाट की थी, खूब अत्याचार किया था, तो लूट का सारा सामान उन्होंने इस गुफा में छिपाया था। इस कारण से इसे ग्वारखा गुफा कहते हैं। ठीक, इसकी खोज राकेश भट्ट द्वारा 1993 में की गई थी। ठीक है, राकेश भट्ट कोई व्यक्ति है, कोई इतिहासकार नहीं है, बल्कि कोई व्यक्ति है और ये अगल बगल के गांव का, मतलब ठीक है, जो डुंगरी गांव उधर के बगल का ही गांव का व्यक्ति है। इसके द्वारा इसकी खोज 1993 में की गई थी। ये खेलते खेलते या कोई अन्य चीज़ कार्य करते हुए इधर पहुंचा था, तो उसके द्वारा इसकी खोज 1993 में की गई। यहाँ पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी व लाल रंग के चित्र अंकित किए गए हैं। ठीक, तो चट्टान का कलर कैसा है? पीले रंग का है और उस पर गुलाबी और लाल रंग के चित्र अंकित हैं। ग्वारखा गुफा के चित्र किस रंग में हैं? लाल रंग में है। और चट्टान है, उस पर चित्र बने हैं। चित्र है कैसे हैं अभी आगे आएगा, कि मनुष्य है, ये है, वो है। ठीक है, पशु पक्षी भी होंगे ही, पशु भी हैं, क्योंकि लूट का सामान छुपाते तो बकरी अकरी, चलो आगे आता है अभी इसमें। ठीक है, डॉक्टर मठपाल के अनुसार इन शिलाश्रयों में लगभग 41 आकृतियां हैं, जिनमें 33 मानवों की व 8 पशुओं की आकृतियां हैं। तो टोटल 31 चित्र यहाँ पे बने हुए, 41 चित्र यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे जो शिलाश्रय, शिलाश्रय पहचान रहे हो आप लोग, पत्थर पत्थर। ठीक है, पत्थरों पर चित्र जो बने हैं, तो 41 आकृतियाँ हैं, जिनमें 33 जो हैं मानव की हैं और 8 पशुओं की आकृतियाँ हैं। ठीक, तो मानव और पशु के चित्र हैं। यहाँ मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है। कैसे त्रिशूल आकार में अंकित किया गया? देखो, ये हमारा ठीक सिर हो गया, ये इस तरह से। अब ये हाथ हो गया, ऐसे हाथ ऊपर को, ये देखो। अब आप देखो, ये वाला जो संरचना है, ये वाली जो संरचना है, त्रिशूल जैसी संरचना हो गई है, हाथ ऊपर को ऐसे। ठीक है, तो इस आकार में यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक, मनुष्य के चित्र इस आकार में बने हैं यहाँ पर। अगला है, यहाँ से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र भी मिले हैं, यानी पशुओं के चित्र भी मिले हैं। मानव के साथ साथ पशुओं के चित्र भी हैं। भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी, ये भी चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पशुओं में बकरीनुमा चित्र काफ़ी प्राकृतिक है। तो ये बकरी अकरी कहते हैं कि एक जगह पे मैंने कहानी पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि बकरी चुरा के ले जाते थे, फिर जो वहाँ गुफा के अंदर बंद कर देते थे, फिर अपने जो अन्य दोस्त होते थे, अन्य गोरखा होते थे, उनको समझाने के लिए बाहर से चित्र बना देते थे कि अंदर बकरी है। गुफा के बाहर चित्र बना देते थे और चित्र में दर्शा देते थे जो चीज़ होती थी, उस वो गुफा के अंदर जो चीज़ वो छुपाते थे कि ये चीज़ है। तो अगले जब गोरखा आते थे वहाँ पर गुफा में, तो उनको पता चल जाता था कि इसके अंदर बकरी है। ठीक है, तो ये किसी किताब वाले ने इसे इस तरह से एक्सप्लेन किया था। आपने केवल इतना याद रखना है कि बकरीनुमा चित्र कहाँ पर है। ये जो काफ़ी प्राकृतिक चित्र है, ये ग्वारखा गुफा से संबंधित है। ठीक है, इन शैल चित्रों का मुख्य विषय पशुचारक संस्कृति तथा पशुओं को हांका देकर घेरना है। ठीक है, तो पशुचारक संस्कृति, बहुत सारे पशु हैं इसमें, आपने देखा ऊपर लोमड़ी भी है, बारहसिंगा भी है, भेड़ बकरी भी है। तो इसमें यही चीज़ दिखाया गया कि हाथ ऐसे ऊपर को कर रखे हैं, तो इसका मतलब जब आप कोई पशु को हांका देता है, त्रिशूल आकार में बनाया है, तो त्रिशूल आकार में जब बनाया है तो कब किसी पशु को हांका देता है तो हाथ ऊपर को करने पड़ता है ऐसे ये। ठीक है, तो हाथ पे जब लाठी पकड़े होगी तो हाथ ऊपर को करना पड़ेगा ऐसे ही। तो ऐसा लग रहा है त्रिशूल आकार में, तभी तो हो गए त्रिशूल आकार में वो। ठीक, वो ऐसा लग रहा है जैसे पशुओं को हाँक रहे हैं। ठीक है, तो पशुचारक संस्कृति तथा पशुओं को हांका देकर घेरना है इन शैलचित्रों का मुख्य विषय। अगला है किमनी गाँव।
किमनी जो है ये थराली के समीप पिंडर नदी, थराली किस नदी के तट पर है? पिंडर नदी के तट पर है, ठीक। और कहाँ पे है? चमोली में। थराली चमोली में पिंडर नदी के तट पर है। ये ग्वालदम से आगे पड़ता है। और चमोली में के किमनी गांव में स्थित इस गुफा से सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। यहाँ से किस रंग के चित्र मिले हैं? सफ़ेद रंग के चित्र मिले हैं किमनी गांव से, ठीक। और किस नदी के तट पर है? ये पिंडर नदी के तट पर है। और क्या क्या मिला है यहाँ पर? हथियार मिले हैं और पशु मिले हैं, ठीक है। पशु के शैल चित्र और हथियारों के शैल चित्र। हथियार में जैसे भाला हो गया, तलवार हो गया, इन चीज़ों के चित्र मिले हैं जिनसे पशु की हत्या की जाती है, ठीक है। अगला है मलारी गांव। मलारी गांव भी चमोली में स्थित है। मलारी गांव की गुफा को सर्वप्रथम 1956 में श्री प्रसाद डबराल ने खोजा था, ठीक है। मलारी को किसने खोजा था? मलारी जो है जोशीमठ से 61 किलोमीटर दूर पड़ता है। जोशीमठ से एक रोड बद्रीनाथ की तरफ को जाती है और एक मलारी की तरफ को जाती है, तिब्बत चाइना बॉर्डर की तरफ को, ठीक। और तो वहाँ पे मलारी में अभी जो ये 7 फरवरी को जो हादसा हुआ था नीति घाटी, ठीक है। और वो जो रैणी अणी है वो रोड जो है मलारी को ही जाती है आगे, तो लास्ट मलारी ही पहुंचती है। तो मलारी गांव की गुफा को सर्वप्रथम 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने खोजा। यहाँ उत्खनन का कार्य सबसे पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1982-83 में किया गया, ठीक है। खोज तो मलारी की हो गई 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने की। फिर यहाँ पे उत्खनन का कार्य करते हैं जो इतिहासकार होते हैं या जो वेरीफाइड होते हैं ऐतिहासिक, जैसे कुमाऊँ विश्वविद्यालय का या हो गया, गढ़वाल विश्वविद्यालय का इतिहास का रिसर्च करने वाला हो गया, ये वहाँ पे उत्खनन का कार्य करते हैं, ठीक है। अब जब उत्खनन का कार्य कब किया गया? 1982-83 में। उत्खनन माने वहाँ पे खोज की गई, खोद के भी कुछ चीज़ें ज़मीन के अंदर होंगी, कुछ चीज़ें ज़मीन के बाहर हुई। तो मलारी में जब उत्खनन किया गया, उत्खनन देखो एक चीज़ होता है खनन, एक चीज़ होता है उत्खनन। खनन में हम बहुत गहरे तक खोदते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपने देखा होगा रेते, जब कोई हमें रेता बजरी की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ खनन किया जाता है, वो कितने गहरे तक खोदा उनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक। लेकिन जो उत्खनन होता है केवल ऊपर ही ऊपर खोदा जाता है, बस मुश्किल से 2-3 फुट तक खोदो, बस हो गया ख़त्म, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर या 2 मीटर तक खोद लो, बस उसके नीचे नहीं खोदा जाएगा, ठीक है। तो उत्खनन और खनन में ये अंतर होता है। खनन बहुत गहराई तक किया जाता है, उत्खनन ऊपर ही ऊपर। तो इतिहास में उत्खनन किया जाता है, ऊपर ही ऊपर खोदा जाता है, जो चीज़ें दबी होती है उनको निकाल लिया जाता है, ठीक। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1982-83 में किया गया था इसका उत्खनन, किसका? मलारी गांव का, ठीक। मलारी गांव में यहाँ की गुफा अंडाकार थी जिसकी ऊंचाई 1.15 मीटर और गहराई 3 मीटर थी, ठीक है। ये आप अगर अजय रावत की बुक भी पढ़ोगे तो आपको ऐसा डाटा नहीं मिल सकता है, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। मैंने कई बुकों को छानकर ये डाटा बनाया हुआ है, ठीक है। और नोट से पहले तो हमारे नोट से ही पर्याप्त होते हैं, और अगर फिर बहुत सारे नए बच्चे होते हैं तो उनको समझ नहीं आता, उनके लिए वीडियो है। जो पुराने हैं उनके लिए तो नोट्स ही काफ़ी हैं, जिनको मलारी गांव, ये गांव, वो गांव सब पता है, ठीक है। अगला है, यहाँ की गुफा अंडाकार थी जिसकी ऊंचाई 1.15 मीटर व गहराई 3 मीटर थी, ठीक। अंडाकार गुफा कहाँ से प्राप्त हुई है? मलारी से प्राप्त हुई है। ऊंचाई कितनी है उसकी? 1.15 मीटर और गहराई कितनी है? 3 मीटर, ठीक। डबराल ने महापाषाणकालीन शवागार खोजे, ठीक है। डबराल ने यहाँ कैसे शवागार खोजे? शवागार माने शवों को जिसमें रखा जाता है वो हुए शवागार, ठीक। तो शिव प्रसाद डबराल ने यहाँ शवागार खोजे थे, ठीक है, मलारी में। इन समाधानों की आकृति मंडलाकार गर्त जैसी है, ठीक। तो मंडलाकार मतलब एक गोलाकार, एक गर्त माने गड्ढा, ठीक है। तो समाधान जो होंगे गोलाकार मंडलाकार में होंगे, और गर्त है माने गड्ढे हैं, ठीक है। मंडलाकार गर्त जैसे हैं जिनमें शव के चारों ओर अनगढ़ शिलाएँ खड़ी करके रखी गई हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो माना कि ये धरती हो गई, ज़मीन हो गई, ज़मीन पे इस प्रकार से गड्ढे हैं, ठीक है। अब गड्ढे में क्या किया गया है? अब ये गड्ढे को मैं ऊपर से इसको हटाऊं कैसे? वाइट कलर इसमें नहीं मिलेगा, चलो। ये वाला मतलब यहाँ से नीचे को ये गड्ढा किया गया है, ठीक है, ये गड्ढा है। अब समाधान है, यहाँ पे जो किनारे हैं, ये किनारे की तरफ को ये किनारे, ये किनारा, ठीक है। एक बार फिर देख लो इसे, ये गड्ढा किया गया है, ये है गड्ढे,
और यहाँ पे जो ये किनारे वाले एरिया है ये और ये, ठीक है, पत्थर खड़े किए गए हैं ऐसे। अनगढ़ शिलाएँ मतलब जो गाड़ी नहीं गई, खाली बस इतने ही यहाँ पे ऐसे पत्थर खड़े कर दिए हैं, ये अनगढ़ हैं। अगर गाड़ी गई तो थोड़ा नीचे तक होती, इतनी गाड़ी गई होती है, गाड़ी नहीं गई है, वो खाली किनारे जो ये गड्ढा है इसमें ऐसे किनारे पे अटका दिए गए हैं, ऐसे रखे हैं ये, ठीक है, अनगढ़ शिलाएँ हैं। और अनगढ़ शिलाएँ समझ में आ गया। अनगढ़ शिलाओं के ऊपर भी क्या है, ऐसे पत्थर से ढका गया है। ये दो पत्थर इधर से रखे हैं, एक इधर एक इधर, उसके ऊपर भी ऐसे पत्थर रख दिया, उसको पूरा बंद करके रखा है। समझ में आ गया होगा ये, ठीक। तो इन समाधानों की आकृति मंडलाकार गर्त जैसे गड्ढे जैसे हैं ये, और जिनमें शव के चारों ओर अनगढ़ शिलाएँ खड़ी करके रखी गई है और इनके ऊपर इन्हें बड़े बड़े पटालों से ढका गया है। पटाल मतलब पत्थर ही होता है, ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको पटाल कहा जाता है, ठीक, उनसे ढका गया है इनको। इन समाधानों में मानव अवशेषों के साथ साथ अश्व, मेढ़, तस्तरिया, ठीक है, मेढ़ा तो पहचानते हो जिसे हम भेड़ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो मानव के अवशेष तो है ही हैं, मानव को तो दफनाया ही जाता होगा। उनके साथ साथ देखो, मानव के साथ किसको दफनाया जा रहा है, घोड़े को भी दफनाया जा रहा है, मेढ़ यानी कि जो भेड़ है उसको भी दफनाया जा रहा है, तस्तरियाँ भी रखी जा रही है, तस्तरी माने प्लेट भी रखी जा रही है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की टोंटी, अब उस समय भी टोंटी का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, एवं लगभग 15 हत्थे युक्त कुतुब, कुतुब माने कुल्हाड़ी, ठीक है, 15 हत्थे युक्त 15 कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, ठीक, जिनमें हत्ता भी लगा हुआ है, ऐसी कुल्हाड़ियाँ भी यहाँ से मिली हैं। तो मेढ़, तस्तरिया, टोंटी ये सब कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मलारी से, ठीक है, जो इस बात का संकेत है कि इस काल का मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीवन की कल्पना करता था। मतलब ये सब चीज़ें इसलिए रखी गई हैं यहाँ पे कि वो बाद में उसका पुनर्जन्म होगा तो उसके पास ये घोड़ा रहेगा, ये भेड़ रहेंगी, ये तस्तरियों में खाना खाएगा, टोंटी पानी का प्रयोग करेगा, ठीक है, कुतुब कुतुब भी चाहिए उसको, कुल्हाड़ी भी चाहिए, तो इसलिए ऐसा रख के जाते हैं। जैसे हम ही लोग हैं, कोई किसी की डेथ होती है तो उसके लिए कई तौर तरीके उसके लिए अपनाते हैं, उसको सोना भी, उसके नाक में सोना लगाते हैं, या कोई कई चीज़ें मतलब अपने साथ लेके जाएगा। हम भी पुनर्जन्म की आश रखते हैं, ये सोचते हैं कि पुनर्जन्म इसका होगा, ठीक है, या कभी ना कभी दोबारा जन्म, 84 योनियों के बाद तो कहते ही हैं कि जन्म होगा, तो यही उम्मीद रखते हैं उसको, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें देते हैं, ठीक है। ये हमारी प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है। एक कुतुब के हत्थे पर चमकदार पॉलिश की गई थी, मतलब पॉलिश भी की गई है, और एक हत्थे पर मोनाल का चित्र भी अंकित किया गया है। बताओ, पक्षी का चित्र भी अंकित है, मतलब उस समय भी ऐसी कारीगरी हो रही थी। इन समाधानों को अदानी ये, ठीक है, स्वात घाटी की गांधार शवागार संस्कृति के समान बताया है। अदानी ने, इसे हम अदानी कहेंगे, ठीक है, ये एक इतिहासकार है अदानी। तो अदानी ने क्या कहा कि जो स्वात घाटी है, स्वात घाटी कहाँ पर है, जैसा हमारा मलारी वैसे ही पाकिस्तान में है एक स्वात घाटी, जहाँ पे आतंकवादी छिपते हैं, ठीक है, वहाँ गुफाएं इस प्रकार की मिलेंगी आपको, आतंकवादी के छुपने का गढ़ है पाकिस्तान में स्वात घाटी, ठीक। तो वहाँ पर भी इस प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो अदानी ने ये कहा है कि जैसे पाकिस्तान के स्वात घाटी के अवशेष हैं, उसी प्रकार के हमारे मलारी वाले भी अवशेष हैं, ठीक है। तो स्वात घाटी की गांधार शवागार संस्कृति के समान बताया है, किसको, मलारी को। टूसी ने इसी घाटी के दरद समुदाय से संबंधित बताया है, ठीक है, दरद लोग भी यहीं रहते हैं, दरद, पैशाची सब उत्तराखंड में ही रहते हैं। तो दरद समुदाय के जो लोग हैं उसी घाटी में, मलारी घाटी में ही, मलारी से इधर की तरफ को, तो टूसी ने इसी घाटी के दरद समुदाय से संबंधित बताया है इनको, ठीक है, जबकि सांकलिया ने इन्हें आर्यों से जोड़ा है। सांकलिया ये कहते हैं, ये सब इतिहासकार हैं, टूसी भी इतिहासकार हुए। टूसी ने कहा कि दरद समुदाय से संबंधित हैं ये मलारी के अवशेष, सांकलिया ने कहा कि आर्यों के अवशेष हैं ये, आर्यों ने रखे हैं, ठीक है। डबराल के अनुसार किन्नौर कहाँ है ये, हिमाचल में, ठीक है, किन्नौर में लिप्पा की समाधियों के समान मलारी के शवाधान मंडलाकार गर्त जैसे थे, ठीक है। तो इसने किन्नौर के समान बताया है, किसने, शिव प्रसाद डबराल ने। किन्नौर कहाँ हुआ ये, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, वहाँ पे जो समाधि है उसी प्रकार की समाधि इसे बताया है शिव प्रसाद डबराल ने। यहाँ वर्ष 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग, 5.2 किलोग्राम का एक सोने का मुखौटा व कांसे का कटोरा प्राप्त किया गया है। तो ये चीज़ें यहाँ 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का जो इतिहास विभाग है उसने यहाँ उत्खनन का कार्य किया, उसे नरकंकाल मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, जानवरों के अंग मिले, और
5 किलो का सोने का मुखौटा तक मिला, ठीक है, कांसे का कटोरा भी मिला। ये सब चीज़ें उसको गढ़वाल विश्वविद्यालय का 2002 में उत्खनन में यहाँ से प्राप्त हुई थी, मलारी से, ठीक है। और लगातार इनका उत्खनन किया जाता है, ये मत सोचना कि 2002 में भी उत्खनन हुआ, हाँ लगातार उत्खनन किया जाता है, बाद में भी उत्खनन होता है। यहाँ से आखेट के लिए लौह उपकरणों के साथ पशु का एक संपूर्ण कंकाल भी मिला है, तो एक जानवर का कंकाल भी मिला है। और आखेट मतलब होता है कि क्या खेलना, जो शिकार खेलना जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। तो आखेट उपकरणों के साथ कि आखेट के उपकरण होंगे, पशु को मारा होगा लेकिन खुद ही दफन हो गए होंगे, ठीक। तो वो पशु भी वहीं, आखेट के उपकरण भी वहीं, ठीक है। या फिर ये क्या होगा, उन्होंने अपना आखेट का सामान रखा होगा, पशु को खाया होगा, उसके तो हड्डियाँ ही हड्डियाँ मिली होंगी पशु की, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर उसे जिस प्रकार से वो कंकाल है उससे ये माना जाता है कि वो मरने के बाद उसे खाया नहीं गया है, ठीक है। अगर खाएंगे तो हड्डियाँ सब अलग रखेंगे, लेकिन वो पूरा एक कंकाल मिला है, पशु का कंकाल मिला है, ठीक। तो यहाँ आखेट के लिए लौह उपकरणों के साथ पशु का एक संपूर्ण कंकाल भी मिला है। तो जहाँ पे लौह उपकरण होंगे आखेट के शिकार के, वहाँ पे कंकाल का होना स्वाभाविक है। इस ज्ञात पशु की पहचान अब हिमालयी वृषभ जुबू या जोबा से की गई है, ठीक है। जो ये कंकाल मिला है किसका है, जुबू या जोबा। हिमालयी वृषभ यानी हिमालयी बैल होता है ये, जुबू या जोबा, ठीक है, जिसे हम एक प्रकार से याक भी कह सकते हैं, उसी का ये क्या है, कंकाल है, ठीक है। मलारी गांव से प्राप्त लौह फलक उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन है, सबसे प्राचीन यही है। मलारी के लौह फलक उत्तराखंड में अब तक जितने भी लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे प्राचीन मलारी वाला ही है, ठीक है। यहाँ से लोहे का एक जार भी प्राप्त हुआ है। लौह फलक अभी तक कहीं से प्राप्त नहीं हुए, सबसे पहला जो लौह फलक प्राप्त हुआ है वो यहीं से है, ठीक है। मलारी से प्राप्त लौह फलक उत्तराखंड में प्राप्त लौह उपकरणों में सबसे प्राचीन है, ठीक। यहाँ से लोहे का एक जार भी प्राप्त हुआ है। जार तो आप लोग पहचानते हो, लोहे का बर्तन जिसमें अचार बनाते हैं, या डिब्बे, मतलब कुल मिला के लोहे का डिब्बा प्राप्त हुआ है, ठीक। मलारी मारछा जनजाति का गांव है, ठीक है। कौन सी जनजाति का गांव है ये, मारछा जनजाति। मारछा और तोलछा कहाँ रहते हैं, चमोली में, ठीक है। मारछा जनजाति यानी भोटिया की एक जनजाति। अगला है हरिद्वार से प्राप्त अवशेष। हरिद्वार में पहला नाम आता है बहादुराबाद, हरिद्वार के समीप बहादुराबाद है। वहाँ से डॉक्टर यशवंत कटौच के अनुसार हरिद्वार के बहादुराबाद में खोदते समय 1951 में ताम्र उपकरण व मृत भांड की खोज की गई। कब की गई थी, 1951 में, जब हरिद्वार में कोई कार्य चल रहा था, तो कुछ कार्य प्रगति पर था, नहर का कार्य को हो, या कोई नहर खुद रही थी, या कोई रेल ट्रैक खुद रहा था, तो कोई कार्य प्रगति पर था। उसमें क्या हुआ कि 1951 में खोदते समय वहाँ से नीचे से तांबे के उपकरण मिल गए और मृत भांड भी आ गए, ठीक है। तांबे के उपकरण और मृत भांड आए, तो इसी स्थल पर फिर जब ये उपकरण आए तो थोड़ा फेमस होगी ये जगह बहादुराबाद वाली। तो उसके बाद फिर इतिहासकार यहाँ पहुँचे। इसी स्थल पर 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा उत्खनन किया गया, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा, फिर इतिहासकार हैं यज्ञदत्त शर्मा, उनको भेजा गया। उनके निर्देशन में फिर यहाँ जब वहाँ से तांबे के बर्तन मिले तो फिर यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन किया वहाँ पर, ठीक है। और पाषाण उपकरणों के साथ ही वही मृत भांड प्राप्त हुए, फिर से वही मृत भांड प्राप्त हुए, जो मृत भांड ऊपर प्राप्त हुए थे। तांबे के उपकरण और मृत भांड जो ऊपर प्राप्त हुए थे वही दोबारा से फिर से प्राप्त होने लग गए, ठीक है। तो ये थे हमारे हरिद्वार के और चमोली के। अब है पौड़ी से प्राप्त अवशेष। हर जगह अवशेष प्राप्त हुए लगभग। पौड़ी में थापली है, पहला है थापली। थापली का उत्खनन कार्य एचएनबी विश्वविद्यालय द्वारा केपी नौटियाल के निर्देशन में 1982-83 में किया गया, ठीक है। तो जो थापली है, थापली कहाँ है, ये पौड़ी में है। अब इसे आप किताबों में पढ़ोगे तो उत्तरकाशी दिया होगा ये, ठीक है। लेकिन ये वास्तव में पौड़ी में है। ये अजय रावत ने शायद दिया था या किसी ने दिया था, लेकिन जब हमने इसका ज़्यादा रिसर्च किया, थापली में पता किया कि ये थापली कहाँ पर है, ये वास्तव में ही आप यूट्यूब पे भी सर्च मारने इसकी वीडियो मैंने देखी थी, तब जाकर इसे पौड़ी में लिखा। नहीं तो मैं किताब का ही डाटा सामान्यतः लिखता हूँ, लेकिन जब कोई ज़्यादा लगता है कि इसका हमारे पास प्रूफ भी है, क्योंकि एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि मैं थापली का ही हूँ और ये पौड़ी में है, उसने कुछ यूट्यूब का लिंक भेजा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। हम नहीं तो इसे उत्तरकाशी ही मानते थे, आयोग जैसे अजय रावत या कोई बुक वाला इसे थापली और पुरोला को कहाँ का मानता था, उत्तरकाशी का, ठीक है। थापली पौड़ी में है, ये तय है, ठीक। थापली का उत्खनन कार्य और पौड़ी में भी अलकनंदा के तट पर है ये, ठीक है। थापली का उत्खनन कार्य एचएनबी विश्वविद्यालय द्वारा केपी नौटियाल के निर्देशन में 1982-83 में किया गया था, ठीक है।
1982 1983 में थापली का उत्खनन के.पी. नौटियाल के निर्देशन में किया गया। ठीक, एचएनबी विश्वविद्यालय के निर्देशन में, ठीक, के.पी. नौटियाल के द्वारा। यहाँ से 1.20 मीटर के चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन मिले हैं। चित्र बनाए हुए वही धूसर टाइप के हो गए हैं, पुराने हो गए हैं तो धूसर ही होना है उन्होंने, ठीक है। इन मृत भांडों में तस्तरियाँ व कटोरियाँ हैं। तो यहाँ प्लेट, कटोरियाँ, ये चीज़ें मिली हैं। कहाँ से? थापली से। चित्रित मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग का प्रयोग किया गया। देखो अल्मोड़ा में जो मिले हैं वो सफ़ेद, वो लाल रंग के मिले हैं, और जो किमनी गांव से मिला है वो सफ़ेद रंग के मिले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर काले रंग के जो मिट्टी के बर्तन हैं उन पर काले रंग, ठीक है। वैसे लाल रंग का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन चित्रित मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग का प्रयोग किया गया है। मतलब जो मिट्टी के बर्तन हैं उन पर किस रंग का प्रयोग किया गया? मेनली काले रंग का। जैसे कोई चित्र बनाने के लिए, जैसे हम सूर्य बनाएंगे उनमें, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बर्तन दिखाऊंगा, आपको एक बर्तन बना के दिखाता हूँ। ये हमारा माना एक घड़ा हो गया, ठीक। तो इस पर उसने किस रंग का प्रयोग किया है? कि ये इस तरह से काले रंग का प्रयोग किया है। ये सूर्य जैसा बना दिया, इधर को ऐसे ऐसे किरणें जैसी बना दी, या फिर स्वास्तिक बना दिया, ठीक है, इस प्रकार से। और या फिर वृत्त बना, गोला ये बनाए हैं मैंने, ये इस प्रकार से काले रंग से बने हुए हैं, ठीक है। किस रंग से बने हुए हैं? काले रंग से। और कुछ रेखाएं जैसी हैं, क्षैतिज रेखाएं, मतलब इस प्रकार से खड़ी रेखाएं। क्षैतिज एक होती है ऊर्ध्वाधर, एक होती है क्षैतिज। क्षैतिज माने होंगी इधर की तरफ को खड़ी रेखाएं, मतलब ये हमारा घड़ा है, ये है क्षैतिज रेखाएं। ये देखो, ये हम नहीं बनाते हैं ऐसे, फिर ऊपर ऐसे गोला गोला जैसा बना देते हैं अपने बर्तनों पर, बनाए होंगे आप लोगों ने भी, ठीक। ये घड़े पर ऐसे सूर्य बना दिया, स्वास्तिक बना दिया, ये चंद्र बना दिया, कुछ और चीज़ें बना दी काले रंग से। क्षैतिज रेखाएं भी हैं। क्षैतिज और हॉरिजेंटल आपने सुना हो, ये वर्टिकल सुना होगा, ऊर्ध्वाधर जिसे कहते हैं। क्षैतिज माने हॉरिजेंटल हो गया, और वर्टिकल माने ऊर्ध्वाधर हो गया। ऊर्ध्वाधर माने ऊपर को, ठीक है। चलो, क्षैतिज रेखा है, पत्तियाँ, पुष्प आदि चित्र हैं, ये चीज़ें बनी हुई हैं बर्तनों पर काले रंग से, ठीक है। यहाँ के लाल व काले रंग के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, लाल रंग के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, काले रंग के भी, ठीक है। यहाँ से प्राचीन वस्तुएं, तांबे की चूड़ियाँ, आँखों में काजल लगाने वाली अंजन शलाकाएँ, देखो काजल भी लगा रहे हैं उस समय, फैशन तो मतलब उस समय भी चला आ रहा था, ठीक है। तांबे की चूड़ियाँ हैं, आँखों में लगाने वाला काजल तो उस समय भी चल रहा है, ये काजल लगाने वाली शलाकाएँ उस समय के महिलाएं भी मतलब फैशन करती थी, ठीक। तथा पक्की मिट्टी की बनी चिड़ियाँ, चिड़ियाँ भी प्राप्त हुई है। पक्की मिट्टी से बनी चिड़ियाँ हैं यहाँ पे एक, ठीक। यानी कि मूर्ति भी बनाते थे, उल्लेखनीय है। थापली से धान की खेती करने के अवशेष प्राप्त होते हैं। धान का बीज मिला है तो धान की खेती करने के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक। थापली अलकनंदा के दाहिने तट पर है, ये पहले भी बताया मैंने अभी आपको कि अलकनंदा के तट पर है। धान की खेती के अवशेष मिले हैं, चिड़ियाँ मिली है, काजल मिला है, काजल लगाने वाली शलाका मिली है, तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं, चिड़ियाँ मिली हैं, ठीक है। लाल और काले रंग के बर्तन प्राप्त हुए हैं, बर्तनों पर काले रंग का प्रयोग किया गया चित्र बनाने के लिए। अब है रणीहाट। यह है श्रीनगर में अलकनंदा के रणीहाट माने रानी का हाट, ठीक है। रानी मतलब कौन थी? महिपति शाह की पत्नी कर्णावती, उन्हीं के नाम पर इसे रणीहाट कहा जाता है। यह श्रीनगर में अलकनंदा के दाहिने तट पर स्थित है। इसका उत्खनन भी गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा के.पी. नौटियाल के निर्देशन में 1977 में किया गया, ठीक है। यहाँ से के उत्खनन से यह ईंटें प्राप्त हुई हैं। तो श्रीनगर में अलकनंदा के दाहिने तट पर हो गया उत्खनन कार्य, के.पी. नौटियाल के निर्देशन में 1977 में रणीहाट का किया गया। और यहाँ से क्या प्राप्त हुई है? ईंटें प्राप्त हुई, ईंटों का भट्टा, ईंट, ठीक है। ईंटों के साथ साथ अस्त्र शस्त्र व मृत भांड भी प्राप्त हुए हैं। यानी उस जमाने के लोग ईंटें भी बनाने लग गए थे, प्रागैतिहासिक काल के लोग, ठीक है। ईंटें भी बनाने लग गए वो। अस्त्र शस्त्र भी है उनके पास, मृत मिट्टी के बर्तन भी हैं यहाँ से, ठीक है। रानीहाट के प्राचीन निवासी स्थानीय कच्चे लोहे को गलाकर लोहे के औजार बनाने में निपुण थे, जो मछली मारने व शिकार करने हेतु प्रयुक्त किए जाते थे, ठीक है। तो मछली मारने और शिकार हेतु प्रयुक्त किए जाते थे ये, और ये कच्चे लोहे को गलाकर क्या करते थे? औजार बनाते थे। और ये औजार मछली मारने और शिकार करने के लिए क्या होते थे? प्रयुक्त होते थे, ठीक है। अब उत्तरकाशी।
उत्तरकाशी से प्राप्त अवशेष पहला है पुरोला। यह यमुना की सहायक कमल नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, बाएं तट पर स्थित है ये पुरोला। किसकी? कमल नदी के। कमल किसकी सहायक है? यमुना की। कहाँ है? उत्तरकाशी में। ठीक है। यहाँ से काले रंग का आलेख प्राप्त हुआ है जो संकलिपि में लिखा गया है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। अब संकलिपि क्या हुई है? संकलिपि ये हुई जैसे हमने क्या बना दिए, बहुत सारे शंख जैसे बनाती है ये एक शंख बनाया, ऐसे कुछ लिखा, शंख जैसे बने हुए हैं ये। अगर मैं शब्दों को शंख जैसे बना देता है ऐसे तो आपको कुछ समझ में आता नहीं आता ना। तो ये है संकलिपि। ठीक है। और संकलिपि में ही यहाँ के जो आलेख हैं वो प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनको आप पढ़ेंगे कैसे? शंख जैसे बना रखे हैं, क्या पढ़ोगे उनको? ठीक है। यहाँ से भी लाल व काले रंग के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक। और अभी आपने इससे पहले बिना देखे हुए बताना कि इससे पहले भी आपने पढ़ा था थापली और पुरोला के समान यहाँ से बर्तन प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए थे वो? ये आ गया है, थापली भी आ गया, पुरोला भी आ गया आज। ठीक है। और वो कहाँ से हुए थे इससे पहले आपने कमेंट में बताना है, यदि आपको याद है तो। यहाँ से भी लाल व काले रंग के बर्तन प्राप्त हुए हैं। यहाँ से पक्की मिट्टी के खिलौने व मन के प्राप्त हुए हैं। पक्की मिट्टी के खिलौने और मन के प्राप्त हुए हैं कहाँ से? पुरोला से। ठीक है। पक्की मिट्टी के खिलौने यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। मनके मतलब वो माला जो बनते हैं, गोल गोल जो माला में दाने होते हैं, उनको मनके कहा जाता है। ठीक है। यहाँ से घोड़े की हड्डियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। घोड़े की हड्डियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं यहाँ से। अश्वस्थियाँ आपको और कहाँ मिलती थी? जो हमारा मलारी है वहाँ भी होंगी। ठीक है। वो घोड़े को भी दफनाते थे। पुरोला से एक इष्टिका वेदिका यानी एक हवन कुंड यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है, जिसका आकार उड़ते हुए गरुड़ पक्षी के समान है। ठीक है। गरुड़ पक्षी के समान उड़ता हुआ गरुड़ पक्षी जैसा एक यज्ञ वेदिका है। ठीक। यज्ञ हवन कुंड है कहाँ पे? पुरोला में। यहाँ से प्राप्त एक लोहे के फरसे तथा हड्डियों के प्रचुर अवशेषों के आधार पर यह कहा जाता है कि यहाँ बड़ी संख्या में पशुओं की बलि दी जाती थी। तो हड्डियाँ, फरसे सब एक साथ हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बलि दी जाती होगी। ठीक है। अनुमान लगाएंगे वहाँ पे फरसा भी है, हड्डियाँ भी पड़ी हैं, तो बलि दे रहे होंगे क्योंकि वो हड्डियाँ पूरा अवशेष, पूरा का पूरा अवशेष है, तो बलि प्रथा का अनुमान लगाते हैं इतिहासकार इससे। ठीक है। अब है हुडली। यहाँ से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए, घोड़े में बैठे हुए एक प्रकार के। तो इस प्रकार के नीले रंग के शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हैं? उत्तरकाशी के हुडली से। अगला है पिथौरागढ़ से प्राप्त अवशेष। पहला है बनकोट, पिथौरागढ़ का बनकोट। यहाँ से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई। मानव की मूर्तियाँ 8 कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये आपने रखना है। 14 चित्र, 8 मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त, 5 ताम्र मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई, 8 कहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है। ये पूरे के पूरे याद रखने पड़ते हैं। ठीक। 8 ताम्र मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? बनकोट में। एक एक पॉइंट, हर पॉइंट इसमें ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट ना हो। चंपावत से प्राप्त अवशेष। चंपावत में पहला नाम आता है देवीधुरा का। ठीक है। और देवीधुरा का आपको पता ही है कि आपने पहले भी पढ़ा था ये, कि 1856 में हेवन हुड ने यहाँ से समाधान खोजे थे। परसों भी मैंने इसे समझाया था। तो चंपावत के देवीधुरा में, देवीधुरा मंदिर, माँ बाराही का मंदिर जहाँ पर है, वहाँ पर पुरातत्व की खोज का प्रारंभ हेवन हुड ने किया था, जब उनके द्वारा 1856 में देवीधुरा से पूरा पाषाणिक समाधान की खोज की गई। यह उत्तराखंड के सभी प्रागैतिहासिक अवशेषों में सबसे पहली खोज थी। तो अगर उत्तराखंड में जो हम ये जितने भी अवशेष पढ़े आज तक, अगर इनमें सबसे पहली कोई खोज है तो वो यही है। ठीक है। समाधान खोजे गए थे, ना कि यहाँ से शैलचित्र खोजे गए थे। ठीक है। तो हेवनवुड ने खोजा था 1856 में। क्या खोजे थे? समाधान। समाधान माने जिनमें शव को क्या किया जाता है? रखा जाता है। और उत्तराखंड के सभी प्रागैतिहासिक स्थित अवशेषों में सबसे पहली खोज यही मानी जाती है। कौन सा? हेवनवुड द्वारा जो खोजा गया था चंपावत के देवीधुरा में। ठीक है। समाधान खोजे गए। तो ये हमारे टोटल के टोटल सभी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक। और आप लोग इनको पढ़ना, स्टडी करना, इनका समझ के पढ़ो। बस कोई भी चीज़ होती है समझ के पढ़ो उसे। अगर आप समझ के पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा याद होता है। ठीक है। अगर आप रट्टा मारोगे कि हम नोट्स पढ़ के रट्टा मार लेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। थैंक यू।